नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो भारतीय इतिहास की समझ के लिए और खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडियन नेशनलिज्म यानी भारतीय राष्ट्रवाद। नमस्कार। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जिसने करोड़ों लोगों को जोड़ा, आंदोलित किया, लेकिन इसे देखने के, समझने के नजरिए बहुत अलग-अलग रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कुछ लोग मानते हैं कि भारत तो हजारों साल से एक राष्ट्र रहा है। दूसरी तरफ कुछ कहते हैं कि ये तो अंग्रेजों के आने के बाद की बात है, उनकी ही देन है। और कुछ का मानना है कि ये तो सिर्फ पढ़े लिखे अमीर तबके का आंदोलन था, आम जनता का नहीं। ये सारे अलग-अलग व्यू पॉइंट्स क्यों हैं? इसी पहेली को सुलझाने के लिए आज हम आइग्नू की एमए हिस्ट्री की किताब MHI 109 इंडियन नेशनल मूवमेंट के यूनिट 3 पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन नेशनलिज्म पार्ट 1 भारतीय राष्ट्रवाद पर दृष्टिकोण भाग 1 को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यूपीएससी मेंस में, चाहे वो हिस्ट्री ऑप्शनल हो या जीएस पेपर 1, राष्ट्रवाद पर सवाल आते ही हैं। और ये अलग-अलग पर्सपेक्टिव्स, ये दृष्टिकोण आपको एक बैलेंस्ड और एनालिटिकल आंसर लिखने में बहुत मदद करते हैं। तो श्रोताओं को आज क्या मिलने वाला है? इस चर्चा के आखिर तक उम्मीद है कि भारतीय राष्ट्रवाद पर जो 3 प्रमुख दृष्टिकोण इस यूनिट में दिए गए हैं, कॉलोनियलिस्ट उपनिवेशवादी, नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी, उन्हें आप विस्तार से समझ पाएंगे। हाँ, हम उनके तर्कों को देखेंगे, उनके मुख्य इतिहासकारों के बारे में जानेंगे और उनकी क्या सीमाएं थीं, इस पर भी बात करेंगे। सिर्फ फैक्ट्स नहीं, बल्कि सोचने का एक नया नजरिया मिलेगा एक तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 3.1। 3.1 जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है। ये यूनिट हमें क्या बताता है? देखिए, ये यूनिट हमें भारतीय राष्ट्रवाद के अध्ययन के अलग-अलग अप्रोचेस या पर्सपेक्टिव से परिचित कराता है। ये बताता है कि ये दृष्टिकोण कोई रातों रात नहीं बने, बल्कि एक सदी से भी ज्यादा के समय में धीरे-धीरे विकसित हुए हैं। अच्छा, एक लंबा एकेडमिक सफर रहा है इनका। बिल्कुल। और इस खास यूनिट में, जैसा आपने कहा, हम 3 मुख्य दृष्टिकोणों पर फोकस करेंगे: कॉलोनियलिस्ट उपनिवेशवादी, नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी और मार्क्सिस्ट मार्क्सवादी। बाकी के दृष्टिकोण जैसे सबाल्टर्न या फेमिनिस्ट, वो अगले यूनिट्स में आते हैं। ठीक है। और क्या ये दृष्टिकोण बिल्कुल अलग थलग हैं या इनमें कुछ आपसी सहमति असहमति भी है? दोनों बातें हैं। कुछ मुद्दों पर इनमें सहमति हो सकती है, लेकिन ज्यादातर बुनियादी सवालों पर, जैसे क्या भारत एक राष्ट्र था या राष्ट्रवादी आंदोलन का चरित्र क्या था, इनमें गहरे मतभेद हैं। इन्हीं मतभेदों को समझना जरूरी है। राइट। तो पहला दृष्टिकोण है सेक्शन 3.2 द कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव, उपनिवेशवादी दृष्टिकोण। ये कब और कैसे शुरू हुआ? ये पर्सपेक्टिव मूलतः 19वीं सदी में ब्रिटिश प्रशासकों और इतिहासकारों द्वारा विकसित किया गया। इसमें जेम्स मिल, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, हेनरी एलियट और जॉन डाउसन, W.W. हंटर और बाद में विंसेंट स्मिथ जैसे नाम प्रमुख हैं। और इनका मूल तर्क, मतलब कोर आर्ग्यूमेंट क्या था? इनका सबसे बुनियादी और कह सकते हैं सबसे विवादास्पद तर्क ये था कि भारत कभी एक नेशन या राष्ट्र था ही नहीं और नहीं बन सकता है। अच्छा, मतलब सिरे से नकार दिया। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि भारत तो हमेशा से अनगिनत आपस में लड़ती हुई इकाइयों का एक समूह रहा है। इसमें कोई राजनीतिक या सांस्कृतिक एकता थी ही नहीं। और इस तर्क का आधार क्या बनाया उन्होंने? आधार बनाया भारत की विशाल विविधता, डाइवर्सिटी को। यहाँ की भाषाएं, धर्म, जातियां, नस्लें, क्षेत्र। उन्होंने कहा कि इतनी भिन्नता के होते हुए एकता संभव ही नहीं है। और इसी तर्क का इस्तेमाल उन्होंने अपने कॉलोनियल रूल यानी औपनिवेशिक शासन को सही ठहराने के लिए किया। कैसे? मतलब रूल को कैसे जस्टिफाई किया? उनका कहना था कि चूंकि भारतीय खुद आपस में लड़ते रहते थे और एक नहीं हो सकते थे, इसलिए ब्रिटिश शासन भारत के लिए अच्छा है। उन्होंने दावा किया कि अंग्रेजों ने ही भारत को पहली बार राजनीतिक रूप से एकजुट किया है, वरना ये तो हमेशा टुकड़ों में ही बटा रहता। W.W. हंटर और हर्बर्ट रिस्ले जैसे लोगों ने तो भारत को जातियों और जनजातियों में बांटकर इस विचार को और मजबूत किया। मतलब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का एक तरह से बौद्धिक आधार तैयार कर रहे थे लोग। हाँ, कह सकते हैं। उनका लेखन सिर्फ अकादमिक नहीं था, उसका एक राजनीतिक उद्देश्य भी था, ब्रिटिश साम्राज्य को बनाए रखना। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी और राष्ट्रवादी आंदोलन उठने लगा, तब इन औपनिवेशिक इतिहासकारों ने क्या प्रतिक्रिया दी? उन्होंने इस आंदोलन को कमतर आंकने की पूरी कोशिश की। जॉन स्ट्रेची
और जॉन सीली जैसे प्रभावशाली अधिकारियों और लेखकों ने कहा कि भारत में राष्ट्र जैसी कोई चीज न पहले थी, न अब है और न ही भविष्य में हो सकती है। सीली ने तो शायद ये भी कहा था कि इंडिया इज मियरली अ ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन। हाँ, वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी किताब इंडियन अनरेस्ट जो 1910 में आई, उसमें ये बात और जोर देकर कही। उन्होंने लिखा कि भारत सिर्फ मेयर जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन है, मात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति, और ये भूगोल भी अंग्रेजों ने ही तय किया है। बाप रे! और क्या कहा शिरोल ने? उन्होंने भारत को वेरिएटेड जंबल ऑफ रेसेस एंड पीपल्स, कास्ट्स एंड क्रीड्स बताया। उनका कहना था कि भारत तो राष्ट्र की अवधारणा का ठीक उल्टा, मतलब एंटीथीसिस है। उन्होंने यूरोप से तुलना भी की थी शायद। हाँ, उन्होंने कहा कि यूरोप के देशों के बीच जितनी भाषाई और नस्लीय भिन्नता नहीं है, उससे ज्यादा तो भारत के अंदर ही है, जैसे एक मराठा और एक बंगाली के बीच। उनके अनुसार केवल ब्रिटिश शासन ही भारत को ओपन एंड सैंगुनरी स्ट्राइफ से बचा सकता है। ये तो बहुत ही निराशावादी और अहम अपमानजनक तस्वीर पेश की गई। विंसेंट स्मिथ का क्या कहना था इस पर? वो तो जाने माने इतिहासकार थे। स्मिथ ने भी इसी लाइन को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि भारतीयों में एकता की मौलिक कमी है। भारतीय राज्य व्यवस्था हमेशा से म्यूचुअली रिपेलेंट मॉलिक्यूल्स की तरह रही है। म्यूचुअली रिपेलेंट मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसे अणु जो एक दूसरे को धक्का देते हैं, जुड़ते नहीं। बिल्कुल। उनका कहना था कि हिंदू राज्यों में एकता की इसी कमी के कारण वो बाहरी आक्रमणकारियों जैसे अरब, तुर्क, अफगान का आसानी से शिकार बन जाते थे, और इस स्थिति को केवल एक बाहरी केंद्रीय सत्ता, सेंट्रल अथॉरिटी जैसे कि ब्रिटिश राज ही ठीक कर सकता है। और अगर ये बाहरी सत्ता हट जाए तो स्मिथ के अनुसार अगर ब्रिटिश बेनेवलेंट डिस्पोटिज्म, परोपकारी निरंकुशता की आयरन ग्रास्प लॉ पकड़ ढीली हुई, तो भारत फिर से खंडित हो जाएगा, उसी पुराने आपसी झगड़ों में पड़ जाएगा। तो जब राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ा, उसे इन्होंने कैसे देखा शुरुआती कांग्रेस को? शुरू में तो उन्होंने इसे हल्के में लिया, कहा कि ये तो कुछ मुट्ठी भर स्वार्थी अंग्रेजी पढ़े लिखे मध्यम वर्ग, सेल्फिश मेंबर्स ऑफ द मिडिल क्लासेस। कभी कभी मजाक उड़ाते हुए बंगाली बाबूस का आंदोलन, एजिटेशन। लेकिन जब आंदोलन जन आंदोलन बन गया, खासकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, गांधी जी के आने के बाद, तब भी उन्होंने इसकी ताकत को मानने से इनकार किया। वो लगातार भारत के आंतरिक विभाजनों, धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र को उजागर करते रहे, ताकि ये साबित कर सकें कि ये कोई सच्चा राष्ट्रीय आंदोलन नहीं है, बल्कि अलग अलग गुटों का जमावड़ा है जिनके अपने अपने हित हैं। उन्होंने आंदोलन के राष्ट्रीय चरित्र को नकारने की पूरी कोशिश की। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ अकादमिक बहस नहीं थे। इसके पीछे एक साफ राजनीतिक मंशा थी, अपने शासन को वैधता देना और राष्ट्रवादी दावों को कमजोर करना। बिल्कुल सही। ये था कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव, उपनिवेशवादी दृष्टिकोण। अब हम आते हैं सेक्शन 3.3 नेशनलिस्ट व्यूज, राष्ट्रवादी विचार पर। हाँ, तो जाहिर है ये औपनिवेशिक विचारों की प्रतिक्रिया में उभरे होंगे। हाँ, मुख्य रूप से ये कॉलोनियलिस्ट व्यूज के जवाब में ही विकसित हुए। राष्ट्रवादी इतिहासकारों और नेताओं ने औपनिवेशिक विचारों के कुछ तर्कों को शायद स्वीकार भी किया हो, लेकिन उन्होंने भारत और उसके लोगों के इस तरह के अपमान का कड़ा विरोध किया। इनका अप्रोच क्या था? कॉलोनियलिस्ट से अलग कैसे था? जहां कॉलोनियलिस्ट इतिहासकार ज्यादातर तथ्यों को अपने नजरिए से पेश कर रहे थे, वहीं राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने ज्यादातर विचार केंद्रित दृष्टिकोण, आइडिया सेंट्रिक अप्रोच अपनाया। उन्होंने राष्ट्र, राष्ट्रीयता, एकता जैसे विचारों पर जोर दिया। अच्छा, तो इन राष्ट्रवादी विचारों में भी क्या अलग-अलग धाराएं थीं? हाँ, इसमें मुख्य रूप से दो तरह के विचार मिलते हैं, हालांकि कई बार ये आपस में मिले जुले भी नजर आते हैं। कौन सी दो धाराएं? पहली धारा का मानना था कि भारत में राष्ट्रीय चेतना, नेशनल कॉन्शियसनेस का उदय पश्चिम के प्रभाव, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से हुआ। पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन, स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वालिटी जैसे विचारों ने भारतीयों को जगाया। ये शुरुआती मॉडरेट, नरमपंथी राष्ट्रवादियों का नजरिया था। और दूसरी धारा? दूसरी धारा, जो बाद में ज्यादा मुखर हुई, खासकर एक्सट्रीमिस्ट या गरमपंथी नेताओं और लेखकों के बीच, वो मानती थी कि राष्ट्रवाद की जड़ें भारत के अपने प्राचीन अतीत, एंशिएंट रूट्स में हैं। वो स्वदेशी जड़ों की तलाश कर रहे थे। इंटरेस्टिंग। क्या ऐसा भी होता था कि एक ही इतिहासकार कभी पहली बात कहता हो, कभी दूसरी? हाँ, ऐसा बिल्कुल होता था।
इसलिए हमें इन्हें किसी खास इतिहासकार के पक्के विचारों के बजाय विचारों की दो प्रमुख धाराओं के रूप में देखना चाहिए जो उस समय मौजूद थीं और विकसित हो रही थीं। ठीक है, तो पहले दृष्टिकोण को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं, जो पश्चिम के प्रभाव की बात करता है। हाँ, इस विचार के अनुसार पश्चिमी विचारों से एक तरह का बौद्धिक मंथन शुरू हुआ। इसने अंग्रेजी शिक्षित मध्यम वर्ग, इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लासेस को तैयार किया। स्वतंत्रता की इच्छा, यर्निंग फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम ने उनमें देशभक्ति, पेट्रियाटिक फीलिंग्स जगाईं। और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। हाँ, कांग्रेस का गठन इसी आत्म अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन और आत्मदृढ़ता, सेल्फ असर्शन का नतीजा माना गया। विश्वेश्वर प्रसाद जैसे इतिहासकारों ने लिखा कि आज़ादी खोने का दर्द और विदेशी प्रभुत्व का डर लोगों के मन में था, जो 1857 के विद्रोह में दिखा, और बाद में उसने कांग्रेस के रूप में एक नया रास्ता खोजा। लेकिन फिर आंदोलन का उग्रवादी चरण क्यों आया? नरमपंथियों से ज्यादा व्यापक क्यों हुआ? इसके लिए आरजी प्रधान, बी प्रसाद, आरसी मजूमदार, लाला लाजपत राय जैसे लेखकों ने अलग अलग कारण बताए। कुछ ने कहा कि ये बेहतर विचारों और स्वतंत्रता की अधिक भावना का परिणाम था। कुछ ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नए नेता ज्यादा जोशीले थे, उनमें ज्यादा देशभक्ति थी और वो कष्ट सहने और बलिदान करने के लिए ज्यादा तैयार थे। बिपिन चंद्रा ने इस तरह के राष्ट्रवादी लेखन के बारे में क्या कहा है? बिपिन चंद्र का तर्क है कि ये उदार राष्ट्रवादी लेखक, लिबरल नेशनलिस्ट राइटर्स, इतिहास के विग दृष्टिकोण से प्रभावित थे। विग दृष्टिकोण मतलब इतिहास को प्रगति की एक सीधी रेखा के रूप में देखना। तो ये लेखक राष्ट्रीय आंदोलन को राष्ट्रवाद के विचार या भावना, आइडिया और स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म के धीरे धीरे फैलने और साकार होने के परिणाम के रूप में देखते थे। अच्छा, अब वो दूसरा पहलू आता है, नेशन इन द मेकिंग, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में वाला दृष्टिकोण। ये क्या था? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी विचार था। कई राष्ट्रवादी ये मानते थे कि भारत प्राचीन काल से एक बना बनाया राष्ट्र नहीं था, बल्कि वो आधुनिक समय में एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में था। जैसे कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। हाँ, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने साफ कहा था कि भारत ए नेशन इन द मेकिंग है। इस नजरिए के अनुसार राष्ट्रीय आंदोलन का काम ही यही था कि वो अलग अलग क्षेत्रों और वर्गों के भारतीयों को उनकी साझा शिकायतों, कॉमन ग्रीवेंसेस और अंग्रेजों के खिलाफ आम विरोध के आधार पर एक राष्ट्र के रूप में एकजुट करें। आरसी मजूमदार का भी यही मानना था। हाँ, मजूमदार ने लिखा कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत की अवधारणा बस कल्पना में थी। लोग खुद को बंगाली, हिंदुस्तानी, मराठा या सिख मानते थे, भारतीय नहीं। ये तो कांग्रेस के आंदोलनों ने ही भारतीय एकता के आदर्श को वास्तविकता दी। ताराचंद ने भी कुछ ऐसा ही कहा। हाँ, ताराचंद ने भी भारतीय राष्ट्र के निर्माण को एक हालिया घटना माना, जो अंग्रेजी राज के तहत हुए संयुक्त आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन, कंबाइंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज के कारण उभरा। तो एक तरफ ये नेशन इन द मेकिंग का विचार था और दूसरी तरफ वो विचार था जो कहता था कि भारत तो हमेशा से एक राष्ट्र रहा है, एंशिएंट नेशन, प्राचीन राष्ट्र वाला। बिल्कुल, और ये एक बहुत शक्तिशाली प्रवृत्ति थी, खासकर जब राष्ट्रवादियों को औपनिवेशिक दावों का मजबूती से खंडन करना था। उन्होंने दावा किया कि भारत प्राचीन काल से ही एक महान और एकीकृत राष्ट्र रहा है। इसमें कौन से प्रमुख नाम आते हैं? जैसे राधा कुमुद मुखर्जी की किताब है फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया, जो 1914 में आई। उन्होंने तर्क दिया कि भारत में प्राचीन काल से ही भौगोलिक एकता और राष्ट्रवाद का विचार मौजूद था। और हरबिलास शारदा? हाँ, उनकी किताब हिंदू सुपीरियॉरिटी 1906 में आई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि प्राचीन हिंदू पृथ्वी पर अब तक फला फूला सबसे महान राष्ट्र थे। लाला लाजपत राय ने भी प्राचीनता पर जोर दिया। हाँ, अपनी किताब यंग इंडिया 1916 में उन्होंने लिखा कि मूल रूप से भारत पिछले 2000 वर्षों से एक राष्ट्र रहा है। और केपी जायसवाल, उन्होंने हिंदू पॉलिटी में क्या तर्क दिया? जायसवाल ने 1924 में प्रकाशित अपनी किताब में ये दिखाने की कोशिश की कि प्राचीन भारत में वो सब कुछ था जिसका दावा आधुनिक ब्रिटेन कर सकता था। साम्राज्य, गणतंत्र, प्रतिनिधि संस्थाएं, संसद, संवैधानिक राजतंत्र, कानून का शासन, सब कुछ। ये एक तरह से अतीत का महिमा मंडन था औपनिवेशिक हीनता की भावना का मुकाबला करने के लिए।
इन दोनों विचारों नेशन इन द मेकिंग और एंशिएंट नेशन के अलावा एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण था, जिसे सभ्यतावादी दृष्टिकोण कह सकते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर का नाम प्रमुख है। टैगोर ने भारत को एक राष्ट्र से ज्यादा एक सभ्यता के रूप में देखा। उनका तर्क क्या था? उनका कहना था कि भारत की असली ताकत उसकी समावेशी संस्कृति में है। यहाँ बाहर से कई समूह आए, यूनानी, शाक, हून, तुर्क, फारसी, अफगान, और वो सब भारतीय संस्कृति में समाहित हो गए। भारत सिर्फ एक भौगोलिक या राजनीतिक इकाई नहीं है, बल्कि उसकी एक गहरी, व्यापक सभ्यतागत और सांस्कृतिक एकता है। और यही भारत की राष्ट्रीय पहचान है? हाँ, टैगोर के अनुसार यही समावेशी और आत्मसात करने वाली भावना भारत की खासियत है, जो यूरोप के संकीर्ण, बहिष्कारी राष्ट्रवाद से अलग है। क्या गांधी, बोस, नेहरू भी कुछ ऐसा ही सोचते थे? हाँ, उनके विचारों में भी ये झलक मिलती है। गांधी जी ने भी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता पर जोर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी किताब इंडियन स्ट्रगल में विविधता के बावजूद मौलिक एकता की बात की। और जवाहरलाल नेहरू का यूनिटी इन डाइवर्सिटी का विचार तो बहुत प्रसिद्ध है ही। उन्होंने भी भारत की गहरी सांस्कृतिक एकता, कल्चरल यूनिटी अमिट्स डाइवर्सिटी को पहचाना। ठीक है, तो राष्ट्रवाद के उदय के लिए इन वैचारिक कारणों के अलावा राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने और किन कारकों पर जोर दिया? उन्होंने कई तत्कालीन कारणों को भी गिनाया, जैसे औपनिवेशिक शासकों का भारतीयों के प्रति अमित्र और अहंकारी रवैया, अनफ्रेंडली एटीट्यूड, लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, रिएक्शनरी पॉलिसीज, जैसे वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट या आर्म्स एक्ट। इल्बर्ट बिल विवाद भी एक बड़ा कारण माना जाता है ना? हाँ, इल्बर्ट बिल विवाद ने भारतीयों को दिखाया कि अंग्रेज नस्लीय समानता के कितने खिलाफ हैं। इसके अलावा आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन का प्रसार, प्रिंटिंग प्रेस का आना, जिससे विचारों का तेजी से फैलाव हुआ, आधुनिक साहित्य, मॉडर्न लिटरेचर का विकास, और लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, इन सब ने राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काया। नस्लीय भेदभाव का कितना असर हुआ? बहुत ज्यादा। अंग्रेजों द्वारा अपनी नस्लीय श्रेष्ठता, रेशियल सुपीरियॉरिटी का लगातार प्रदर्शन और सरकारी नीतियों में भी नस्लीय भेदभाव ने भारतीयों को बहुत अपमानित महसूस कराया और उनमें कड़वाहट पैदा की। ये भी राष्ट्रवाद के उदय का एक बड़ा कारण बना। और आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स, क्या राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने उन पर भी ध्यान दिया? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने किसानों के शोषण, ऊंचे भू राजस्व की दरों, नील और दूसरी नकदी फसलों की जबरन खेती का जिक्र किया। दादाभाई नौरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। हाँ, धन की निकासी का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण था। राष्ट्रवादियों ने बताया कि कैसे भारत का पैसा इंग्लैंड जा रहा है। उन्होंने भारतीय राजस्व का ब्रिटिश साम्राज्य के सैन्य खर्चों पर व्यर्थ व्यय की भी आलोचना की। ये सारे आर्थिक मुद्दे आम लोगों को भी प्रभावित कर रहे थे और उन्हें अंग्रेजी राज के खिलाफ एकजुट कर रहे थे। तो कुल मिला के राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे चित्रित किया? उसका चरित्र क्या बताया? उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आंदोलन मूल रूप से साम्राज्यवादी शासन, इंपीरियलिस्ट रूल और समग्र भारतीय लोगों, इंडियन पीपल एज अ होल, के बीच के अंतर्विरोध, अंडरलाइंग कॉन्ट्रडिक्शन का परिणाम था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि ये लड़ाई सभी भारतीयों की साझा लड़ाई है, अंग्रेजी राज के खिलाफ। ऐसा करते हुए उन्होंने भारतीय समाज के भीतर मौजूद अंतर्विरोधों जैसे वर्ग, क्लास, जाति, कास्ट, भाषा, लिंग्विस्टिक, क्षेत्र, रीजनल या धर्म, रिलीजियस के आधार पर जो भेद या टकराव थे, उनको एक तरह से छुपाया, पेपर्ड ओवर या कम करके दिखाया। क्यों? ऐसा क्यों किया? ताकि वो एक मजबूत, एकजुट, अखिल भारतीय साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चे, पैन इंडियन एंटी इंपीरियलिस्ट फ्रंट की तस्वीर पेश कर सकें। उनका दावा था कि राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय समाज के सभी वर्गों, ऑल क्लासेस का आंदोलन था। जैसे पट्टाभी सीतारमैया ने कांग्रेस के बारे में कहा था। हाँ, सीतारमैया ने दावा किया था कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय संगठन है जो ब्रिटिश भारत और भारतीय भारत, प्रांतों, वर्गों और जनसमूहों, शहरों और गांवों, अमीर और गरीब, कृषि और औद्योगिक हितों, जातियों और समुदायों या धर्मों के बीच कोई अंतर नहीं जानता। ये एक आदर्शवादी तस्वीर थी। इस आंदोलन में नेतृत्व की भूमिका पर क्या विचार थे? राष्ट्रवादी लेखकों का मानना था कि आम जनता, मासेस, अपने आप संगठित होकर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं थीं।
उन्हें नेतृत्व और दिशा देने के लिए मध्यम वर्ग के नेताओं, मिडिल क्लास लीडर्स की जरूरत थी। अच्छा, मतलब जनता को पैसिव माना गया। हाँ, कुछ हद तक। जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1911 में लिखा कि जहां भी मध्यम वर्ग है वहां ज्ञान, स्वतंत्रता, प्रगति और समृद्धि है। लाला लाजपत राय ने भी कहा कि जनता आसानी से गुमराह हो जाती है। हर देश में शिक्षित मध्यम वर्ग ही राजनीतिक स्वतंत्रता या प्रगति के आंदोलन का नेतृत्व करता है। C.F. एंड्रूज और गिरिजा मुखर्जी ने भी यही कहा। हाँ, उनकी किताब द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द कांग्रेस इन इंडिया 1938 में आई। उसमें उन्होंने लिखा कि अखिल भारतीय आंदोलन की ताकत नए शिक्षित मध्यम वर्गों में थी। कांग्रेस का आंदोलन मध्यम वर्गों की सामाजिक आकांक्षाओं और स्वतंत्रता और नस्लीय न्याय की इच्छा दोनों का प्रतिनिधित्व करता था। और इन राष्ट्रवादी नेताओं का चित्रण कैसे किया गया? उन्हें समर्पित आदर्शवादी के रूप में चित्रित किया गया, जो सिर्फ देशभक्ति और देश के कल्याण से प्रेरित थे। ये माना गया कि भले ही वो मध्यम वर्ग से आते थे, उनके कोई व्यक्तिगत, समूह या वर्ग हित नहीं थे। मतलब वो निस्वार्थ थे। हाँ, उन्हें मूक बहुमत का निस्वार्थ प्रवक्ता माना गया। कहा गया कि वे सभी वर्गों, समुदायों और समूहों का प्रतिनिधित्व करते थे और उनकी राजनीति राष्ट्रीय, धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील थी। ये राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की एक मुख्य विशेषता थी, नेतृत्व का आदर्शीकरण। तो ये था राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, जो औपनिवेशिक विचारों का खंडन करता है, भारत की एकता और आंदोलन की समावेशिता पर जोर देता है, लेकिन शायद आंतरिक विरोधाभासों को नजरअंदाज कर देता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब हम तीसरे प्रमुख दृष्टिकोण पर आते हैं, सेक्शन 3.4 मार्क्सिस्ट अप्रोचेस। मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अच्छा, तो मार्क्सवादी इतिहासकारों ने राष्ट्रवाद को कैसे देखा? क्या उन्होंने कॉलोनियलिस्ट और नेशनलिस्ट दोनों की आलोचना की? हाँ, मार्क्सवादी दृष्टिकोण इन दोनों ही पहले के दृष्टिकोणों की आलोचना करता है। उन्होंने कॉलोनियलिस्ट नजरिए की आलोचना की क्योंकि वो भारत और उसके लोगों के प्रति भेदभावपूर्ण, डिस्क्रिमिनेटरी व्यू था और साम्राज्यवाद को सही ठहराता था। और नेशनलिस्ट दृष्टिकोण की आलोचना क्यों की? उसकी आलोचना दो मुख्य कारणों से की। पहला, राष्ट्रवाद की जड़ों को प्राचीन अतीत में खोजने के लिए, जिसे वो अवैज्ञानिक मानते थे। और दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण, आर्थिक कारकों, इकोनॉमिक फैक्टर्स और समाज के भीतर वर्ग विभेदीकरण, क्लास डिफरेंशिएशन और वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल पर पर्याप्त ध्यान न देने के लिए। तो उनके विश्लेषण का आधार क्या था? उनका विश्लेषण का आधार था ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, यानी उत्पादन के तरीके, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन और वर्ग, क्लासेस के आपसी संबंध और संघर्ष। उनके मूल तर्क क्या थे? कोर आर्ग्यूमेंट्स। पहला, वो मानते थे कि साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म और भारतीय समाज के बीच एक बुनियादी अंतर्विरोध था। इस मामले में वो नेशनलिस्ट से कुछ हद तक सहमत थे। लेकिन इसमें कुछ और भी था? हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें भारतीय समाज के भीतर के वर्ग अंतर्विरोधों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मतलब अमीर और गरीब, जमींदार और किसान, पूंजीपति और मजदूर के बीच के टकराव भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। और इन प्रक्रियाओं को उन्होंने कैसे समझाया? उन्होंने इन अंतर्विरोधों को औपनिवेशवाद के तहत भारत में हो रहे आर्थिक परिवर्तनों, इकोनॉमिक चेंजेस अंडर कॉलोनियलिज्म के संदर्भ में समझाया, जैसे नई कृषि नीतियां, नए उद्योगों का विकास, नए वर्गों का उदय वगैरह। क्या वो भारत को एक प्राचीन राष्ट्र मानते थे? नहीं, मार्क्सवादी आमतौर पर मानते थे कि भारत हमेशा से एक राष्ट्र नहीं था, बल्कि वो आधुनिक समय में बनाया जा रहा एक राष्ट्र था, नेशन विच वॉज बीइंग क्रिएटेड इन मॉडर्न टाइम्स। और इस प्रक्रिया में राष्ट्रवादी आंदोलन की भूमिका महत्वपूर्ण थी, लेकिन इस आंदोलन का चरित्र वर्गीय था। इसमें शुरुआती महत्वपूर्ण विचारक कौन थे? एम.एन. रॉय का नाम आता है। हाँ, एम.एन. रॉय भारत के शुरुआती और बहुत प्रभावशाली मार्क्सवादी विचारक थे। उनकी किताब इंडिया इन ट्रांजिशन 1922 में आई थी। उन्होंने क्या विश्लेषण दिया? रॉय ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद के विकास के संदर्भ में देखा। उन्होंने कहा कि भारत धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा था और वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था का हिस्सा बन चुका था। और भारत के प्रमुख वर्ग कौन थे उनके अनुसार? रॉय का मानना था कि भारत में अब प्रमुख वर्ग सामंती प्रभु, फ्यूडल लॉर्ड्स नहीं रह गए थे, बल्कि
पूंजीपति वर्ग बूर्जुआजी उभर रहा था। लेकिन चूंकि भारत में सामंतवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ का राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग नेशनल बुर्जुआजी रूढ़िवादी था, क्रांतिकारी नहीं। क्रांतिकारी भूमिका केवल श्रमिक वर्ग ही निभा सकता था। तो फिर भारतीय राष्ट्रवाद क्या था रॉय के अनुसार? रॉय के लिए भारतीय राष्ट्रवाद मूल रूप से देशी पूंजीवाद, नेटिव कैपिटलिज्म की राजनीतिक विचारधारा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, जो साम्राज्यवाद की छत्रछाया में विकसित हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब देशी पूंजी, नेटिव कैपिटल थोड़ी मजबूत हुई, तो ये विचारधारा भी परिपक्व, मिच्योर्ड हुई। राष्ट्रवादी आंदोलन असल में एक युवा पूंजीपति वर्ग की राजनीतिक विचारधारा और आकांक्षा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड एस्पिरेशन ऑफ अ यूथफुल बुर्जुआजी। ये तो काफी अलग नजरिया है नेशनलिस्ट से। इसके बाद आरपी दत्त का विश्लेषण आता है, जो शायद सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा। हाँ, रजनी पाम दत्त की किताब इंडिया टुडे, जो मूल रूप से 1940 में इंग्लैंड में छपी और बाद में 1947 में भारत में, उसने मार्क्सवादी समझ को बहुत गहराई से प्रभावित किया। कई दशकों तक यही स्टैंडर्ड मार्क्सवादी व्याख्या मानी जाती रही। दत्त ने 1857 के विद्रोह को कैसे देखा? दत्त ने 1857 को मूल रूप से पुराने रूढ़िवादी और सामंती ताकतों, ओल्ड कंजर्वेटिव एंड फ्यूडल फोर्सेस और गद्दी से हटाए गए शासकों, डिथ्रोन्ड पोटेंटेट्स का विद्रोह माना। इसे उन्होंने प्रगतिशील राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा नहीं माना। तो राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब से मानी उन्होंने? उनके अनुसार राष्ट्रीय आंदोलन की वास्तविक शुरुआत 19वीं सदी के आखिरी चौथाई, लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी से हुई। और कांग्रेस की स्थापना 1885 के बारे में दत्त का क्या कहना था? क्या वो इसे भारतीयों की पहल मानते थे? नहीं, दत्त ने यहाँ पर सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का समर्थन किया। उनका मानना था कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की पहल और मार्गदर्शन में हुई थी। वाइसरॉय डफरिन और A.O. ह्यूम के बीच एक गुप्त योजना, प्लान सीक्रेटली प्रीअरेंज्ड, के तहत इसे बनाया गया था। उद्देश्य क्या था इस सेफ्टी वॉल्व का? उद्देश्य था बढ़ते हुए जन असंतोष और ब्रिटिश विरोधी भावना को एक सुरक्षित दायरे में नियंत्रित करना, ताकि वो ब्रिटिश शासन के लिए खतरा न बन जाए। लेकिन कांग्रेस तो बाद में ब्रिटिश विरोधी हो गई। हाँ, दत्त ने माना कि लोकप्रिय राष्ट्रवादी भावनाओं के दबाव में कांग्रेस ने धीरे धीरे अपना शुरुआती वफादार चरित्र छोड़ दिया और एक राष्ट्रीय भूमिका अपनाई। वो एक मजबूत उपनिवेश विरोधी शक्ति बन गए। दत्त का वर्ग विश्लेषण क्या था? कांग्रेस का वर्ग आधार क्या था उनके अनुसार? दत्त का विश्लेषण था कि कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन का वर्ग आधार समय के साथ बदला। कैसे? क्या चरण थे? शुरुआती वर्षों में, मतलब नरमपंथी दौर में, कांग्रेस का आधार केवल बड़े पूंजीपति थे, जिनमें जमींदारों के प्रगतिशील तत्व, नए औद्योगिक पूंजीपति और धनी बौद्धिक तत्व शामिल थे। और फिर गर्मपंथी दौर में? प्रथम विश्व युद्ध से पहले जब गर्मपंथी ज्यादा प्रभावशाली हुए, तब शहरी निम्न पूंजीपति वर्ग की भूमिका बढ़ी। और गांधीवादी युग में? युद्ध के बाद खासकर गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय जनसमूह यानी किसान और औद्योगिक श्रमिक वर्ग भी आंदोलन में शामिल हुए। आंदोलन का सामाजिक आधार बहुत व्यापक हो गया। लेकिन नेतृत्व किसके हाथ में रहा? यहीं पर दत्त का मुख्य तर्क आता है। उनका कहना था कि भले ही जनसमूह आंदोलन में शामिल हुआ, नेतृत्व हमेशा संपत्ति वाले वर्गों, खासकर पूंजीपति वर्ग के हाथों में ही रहा, जो कांग्रेस में सबसे प्रभावशाली थे। और इन नेताओं ने क्या किया? दत्त के अनुसार इन पूंजीपति तत्वों ने आंदोलन की किसी भी ऐसे उग्रवादीकरण को हमेशा रोका जो उनके अपने वर्ग हितों के लिए खतरनाक हो सकता था। इसीलिए उन्होंने गांधी जी की आलोचना की। हाँ, दत्त ने गांधी जी पर बहुत कठोर टिप्पणी की। उन्होंने गांधी को पूंजीपति वर्ग का शुभंकर, द मैस्कॉट ऑफ द बुर्जुआजी कहा। उनका तर्क था कि असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसलिए वापस लिया गया क्योंकि चौरी चौरा जैसी घटनाओं से जनसमूह ज्यादा उग्रवादी, मिलिटेंट हो रहा था और संपत्ति वाले वर्गों के लिए खतरा बन रहा था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में? उसके बारे में भी दत्त का यही कहना था कि जब आंदोलन ज्यादा फैलने लगा तो उसे 1934 में गांधी-इरविन पैक्ट के बाद धीरे धीरे और फिर पूरी तरह अचानक और रहस्यमयी तरीके से बंद कर दिया गया। ये सब पूंजीपति वर्ग के दबाव में हुआ। तो दत्त ने कांग्रेस के चरित्र को कैसे समझाया?
ये दोहरा चरित्र क्या था? दत्त का कहना था कि कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र भारतीय पूंजीपति वर्ग की प्रकृति के कारण था। इस वर्ग के साम्राज्यवाद के साथ अंतर्विरोध थे, इसलिए वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जन आंदोलन का नेतृत्व करता था। लेकिन दूसरी तरफ उसे एक उग्रवादी जन आंदोलन से डर भी लगता था, क्योंकि ऐसा आंदोलन उसके अपने हितों और विशेष अधिकारों को खतरे में डाल सकता था। इसलिए वो जरूरत पड़ने पर साम्राज्यवाद के साथ सहयोग और समझौता करने के लिए भी तैयार रहता था। इसी वजह से दत्त के अनुसार कांग्रेस ने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक डगमगाती भूमिका निभाई, कभी संघर्ष कभी समझौता। ये आरपी दत्त का विश्लेषण था। एक और महत्वपूर्ण मार्क्सवादी नाम AR देसाई का है। उनकी किताब सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी काफी प्रभावशाली रही। हाँ, देसाई की किताब 1948 में आई और ये भी एक क्लासिक मानी जाती है। देसाई ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास को 5 चरणों में बांटा और हर चरण को विशेष सामाजिक वर्गों और उनकी भूमिका से जोड़ा। अच्छा, कौन से थे वो 5 चरण? पहला चरण 1885 तक। ये आंदोलन का शुरुआती दौर था, जिसे मुख्य रूप से बुद्धिजीवियों, इंटेलिजेंसिया ने शुरू किया और समर्थन दिया। ये वो लोग थे जो आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा, मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन के उत्पाद थे। देसाई इसकी शुरुआत राजा राममोहन रॉय से मानते हैं। दूसरा चरण 1885-1905, ये कांग्रेस की स्थापना से लेकर स्वदेशी आंदोलन तक का दौर है। हाँ, देसाई के अनुसार इस चरण में आंदोलन मुख्य रूप से नए उभरते हुए पूंजीपति वर्ग, न्यू बुर्जुआजी के हितों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, जो अभी अपनी शैशवावस्था में था। इस दौर की मांगे, जैसे सेवाओं का भारतीयकरण, इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी, आर्थिक निकासी, इकोनॉमिक ड्रेन को रोकना, ये सब शिक्षित वर्ग और व्यापारिक पूंजीपति वर्ग, ट्रेडिंग बुर्जुआजी की मांगे थीं। तीसरा चरण 1905-1918, स्वदेशी आंदोलन से प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक। इस चरण में स्वदेशी आंदोलन के साथ आंदोलन का सामाजिक आधार थोड़ा और व्यापक हुआ। इसमें निम्न मध्यम वर्ग के कुछ वर्ग भी शामिल हुए। चौथा चरण 1918-1934 गांधीवादी युग का बड़ा हिस्सा इसमें आ गया। हाँ, ये रॉलेट सत्याग्रह से लेके सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंत तक का दौर है। देसाई कहते हैं कि इस चरण में राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार बहुत ज्यादा बढ़ गया, एक्सपैंडेड इनॉर्मसली। अब आंदोलन में जनसमूह के कुछ हिस्से, खासकर किसान, शामिल होने लगे। लेकिन नेतृत्व? देसाई का भी यही मानना था कि नेतृत्व उन लोगों के हाथों में रहा जो भारतीय पूंजीपति वर्ग यानी इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास के मजबूत प्रभाव में थे। 1918 के बाद से औद्योगिक पूंजीपति वर्ग ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यक्रम, नीतियों, रणनीतियों, युक्तियों और संघर्ष के रूपों को निर्धारित करने में बहुत शक्तिशाली प्रभाव डालना शुरू कर दिया। और इस दौर के सबसे बड़े नेता गांधी जी थे। इसी दौर में वामपंथी और सांप्रदायिक ताकतों का भी उदय हुआ। हाँ, देसाई ने नोट किया कि इसी अवधि में 1920s के दशक के अंत से वामपंथी समूहों का उदय हुआ और साथ ही सांप्रदायिक ताकतों का भी एकीकरण हुआ, जो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक चुनौती थे। और पांचवा चरण 1934-1939, ये दूसरे विश्व युद्ध से ठीक पहले का दौर है। देसाई के अनुसार इस चरण में कांग्रेस के भीतर गांधीयन विचारधारा से कुछ मोहभंग दिखा और कांग्रेस सोशलिस्ट्स का उदय हुआ, जो निम्न पूंजीपति तत्वों का प्रतिनिधित्व करते थे। और कांग्रेस के बाहर? कांग्रेस के बाहर किसानों, श्रमिकों, दलित वर्गों यानी कि डिप्रेस्ड क्लासेस और विभिन्न भाषाई राष्ट्रीयताओं के स्वतंत्र आंदोलन विकसित हुए। साथ ही सांप्रदायिकता की विभाजनकारी विचारधारा भी और ज्यादा बढ़ी। लेकिन देसाई का निष्कर्ष था कि मुख्य धारा पर अभी भी गांधीवादी कांग्रेस का ही कब्जा था, जो प्रमुख वर्गों, खासकर पूंजीपति वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। तो रॉय, दत्त और देसाई, जी, इन तीनों ने ही राष्ट्रीय आंदोलन को मूलतः पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व या प्रभाव वाला आंदोलन माना है ना? हाँ, ये उनके विश्लेषण का केंद्रीय बिंदु था। बाद के कुछ और मार्क्सवादी इतिहासकारों ने भी इसी तरह के तर्क दिए। जैसे कुछ सोवियत इतिहासकार? हाँ, जैसे NM गोल्डबर्ग ने नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच के अंतर को वर्गीय आधार पर समझाया। उन्होंने कहा कि नरमपंथियों का सामाजिक आधार वो कमजोर पूंजीपति वर्ग था जो विदेशी पूंजी से जुड़ा था, कॉम्प्रेडो बुर्जुआ,
जबकि गरमपंथियों का आधार निम्न पूंजीपति वर्ग, पेटी बुर्जवा। और वीआई पावलोव? पावलोव ने भी अलग अलग पूंजीपति स्तरों और राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों के बीच सीधा संबंध स्थापित करने की कोशिश की। उनके अनुसार नरमपंथी गतिविधियां समझौतावादी बड़े पूंजीपति वर्ग, कॉम्प्रेड और बिग बुर्जवा के कारण थीं। बाद का संघर्ष, जैसे तिलक का, वो औद्योगिक पूंजीपति वर्ग, इंडस्ट्रियल बुर्जवा और मराठा निम्न पूंजीपति वर्ग, मराठा पेटी बुर्जवा द्वारा समर्थित था, जिनका हित स्थानीय बाजारों में था। ये तो काफी सीधा डिटर्मिनिस्टिक विश्लेषण लगता है। क्या बाद के भारतीय मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इस पर सवाल उठाए? बिपिन चंद्रा का नाम इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। बिपिन चंद्रा ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण को एक नई दिशा दी। उनकी 1966 की किताब द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उन्होंने दत्त और देसाई के दृष्टिकोण की आलोचना की। क्या आलोचना की? उन्होंने कहा कि विचारों की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। विचार सीधे उत्पादन के तरीकों से नहीं निकलते, हालांकि वो उनसे प्रभावित होते हैं। विचारों को कुछ हद तक स्वायत्तता देनी चाहिए। और बुद्धिजीवियों की भूमिका पर क्या कहा? उन्होंने तर्क दिया कि बुद्धिजीवी अपने वर्ग के संकीर्ण हितों से ऊपर उठ सकते हैं और उठते हैं। बुद्धिजीवियों को केवल उनकी वर्ग उत्पत्ति, क्लास ओरिजिन के आधार पर परिभाषित करना एक तरह का कच्चा यांत्रिक भौतिकवाद, क्रूड मैकेनिकल मटेरियलिज्म है। बुद्धिजीवी चेतना के स्तर पर विचारों, थॉट से निर्देशित होते हैं, ना कि सीधे सीधे अपने आर्थिक हितों से। तो भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के बारे में उनका क्या निष्कर्ष था? उनका मानना था कि भारतीय राष्ट्रवादी नेता, जो ज्यादातर बुद्धिजीवी थे, अपने जन्म के संकीर्ण वर्ग या समूह के हितों से ऊपर उठकर काम कर रहे थे। हाँ, वो वर्ग हितों का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन विचारधारा के माध्यम से, ना कि उस वर्ग के सीधे सदस्य या आज्ञाकारी सेवक होने के नाते। लेकिन क्या वो मानते थे कि राष्ट्रवादी नेताओं का दृष्टिकोण पूंजीवादी था? हाँ, चंद्र का तर्क था कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता, नरमपंथी और गरमपंथी दोनों का समग्र आर्थिक दृष्टिकोण मूल रूप से पूंजीवादी था। इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो पूंजीपतियों के एजेंट थे? नहीं, चंद्र ने स्पष्ट किया कि इसका मतलब ये नहीं कि वो पूंजीपतियों के व्यक्तिगत हितों के लिए काम कर रहे थे। वास्तव में शुरुआती चरण में कांग्रेस को पूंजीपतियों से कोई खास समर्थन मिलता भी नहीं था, बल्कि राष्ट्रवादियों का मानना था कि पूंजीवादी तर्ज पर औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अलोंग कैपिटलिस्ट लाइंस ही देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने का एकमात्र तरीका था। इसलिए औद्योगिक पूंजीपति वर्ग के हित उस समय के मुख्य राष्ट्रीय हित, चीफ नेशनल इंटरेस्ट के साथ वस्तुनिष्ठ रूप से ऑब्जेक्टिवली मेल खाते थे। लेकिन क्या बिपिन चंद्रा के शुरुआती लेखों में दत्त देसाई से कुछ समानताएं भी थीं? हाँ, उनके कुछ शुरुआती लेखों में, जैसे एलिमेंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज वाले लेख में, कुछ विश्लेषण दत्त और देसाई जैसा ही लगता है। जैसे उन्होंने कांग्रेस के शांतिपूर्ण और रक्तहीन, पीसफुल एंड ब्लडलेस संघर्ष के तरीके का विश्लेषण करते हुए कहा कि ये संपत्ति वाले वर्गों के लिए एक गारंटी थी कि उनके हितों को कभी खतरा नहीं होगा। ये अहिंसा का वैसा ही वर्गीय विश्लेषण था जैसा दत्त ने किया था। और जनता के साथ राष्ट्रवादियों के संबंधों के बारे में, इस पर भी उनके विचार दत्त देसाई के करीब थे। उन्होंने कहा कि नरमपंथियों के लिए जनता की कोई भूमिका नहीं थी। गरमपंथियों ने भी जनता को संगठित नहीं किया। गांधीवादी काल में जनता आंदोलन में आई, लेकिन उसे सही मायने में राजनीतिकृत, पॉलिटिसाइज्ड नहीं किया गया। निम्न वर्ग जैसे खेतीहर मजदूर या गरीब किसान राजनीतिक रूप से संगठित नहीं हुए। 1947 में भी सामाजिक आधार बहुत मजबूत नहीं था। और जनता की भूमिका निर्णय लेने में कितनी थी? चंद्र का मानना था कि जब जनता संगठित हुई भी, तब भी उसे निर्णय लेने की प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से बाहर रखा गया। नेताओं और जनता के बीच की खाई अपूर्ण, अनब्रिज्ड रही। जनता की राजनीतिक गतिविधि को ऊपर से नियंत्रित, कंट्रोल फ्रॉम द टॉप किया जाता था। और कांग्रेस की रणनीति के बारे में? शुरुआती दौर में चंद्र ने भी माना कि रणनीति मूल रूप से विकासवादी थी, क्रांतिकारी नहीं। बुनियादी रणनीति थी दबाव, समझौता, दबाव, प्रेशर, कॉम्प्रोमाइज, प्रेशर, या PCP। तो उनका शुरुआती निष्कर्ष क्या था? उनका शुरुआती निष्कर्ष था कि कांग्रेस द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया राष्ट्रवादी आंदोलन एक बुर्जुआ डेमोक्रेटिक मूवमेंट था। ये आंदोलन साम्राज्यवाद के खिलाफ भारतीय समाज के सभी वर्गों और तबकों के हितों का प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन इसका नेतृत्व या आधिपत्य
औद्योगिक पूंजीपति वर्ग, इंडस्ट्रियल बुर्जवाजी के हाथ में था और ये चरित्र 1947 तक बना रहा। गांधीवादी चरण में भी इसमें कोई बुनियादी बदलाव नहीं आया, बल्कि पूंजीपति वर्ग का आधिपत्य गांधीवादी युग में पहले से कहीं अधिक मजबूती से जकड़ा हुआ था। लेकिन बाद में बिपिन चंद्र के विचारों में बड़ा बदलाव आया, खासकर उनकी किताब इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो 1988 में आई। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। इस किताब में और उनके बाद के लेखन में उन्होंने दत्त देसाई के फ्रेमवर्क से निर्णायक दूरी बना ली। कैसे? कांग्रेस की रणनीति को अब वो कैसे देखते थे? अब वो कांग्रेस की रणनीति को पीसीपी दबाव समझौता दबाव के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि उन्होंने इतालवी मार्क्सवादी विचारक एंटोनियो ग्रम्शी के विचारों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्राम्शी के पोजीशन का युद्ध का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। ये वॉर ऑफ पोजीशन क्या है? इसका मतलब है सत्ता हासिल करने के लिए एक लंबा धैर्यपूर्ण संघर्ष, जिसमें सीधे टकराव के बजाय समाज में धीरे धीरे अपना वैचारिक और राजनीतिक प्रभाव हेजेमनी स्थापित किया जाता है। चंद्र ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एकमात्र ऐसा आंदोलन है जहां वॉर ऑफ पोजीशन की रणनीति सफलतापूर्वक लागू की गई। और इसमें सत्ता कैसे हासिल की जाती है? इसमें राज्य सत्ता किसी एक क्रांतिकारी क्षण में नहीं जीती जाती, बल्कि नैतिक, राजनीतिक और वैचारिक स्तर पर लंबे लोकप्रिय संघर्ष के माध्यम से हासिल की जाती है। इसमें धीरे धीरे प्रति आधिपत्य, काउंटर हेजेमनी के भंडार बनाए जाते हैं। संघर्ष के सक्रिय चरण निष्क्रिय चरणों पैसिव फेजेस के साथ बारी बारी से आते हैं, जिनका उपयोग तैयारी और वैचारिक प्रचार के लिए किया जाता है। और आंदोलन अहिंसक क्यों था? इस पर भी उनके विचार बदले। हाँ, उन्होंने गांधीवादी अहिंसा की भी पुनर्व्याख्या की। उन्होंने कहा कि ये गांधी जी का केवल हठ धर्मता डॉगमा नहीं था और न ही ये केवल संपत्ति वाले वर्गों के हितों से प्रेरित था। तो फिर क्या था? चंद्र के अनुसार अहिंसा एक ऐसी रणनीति का अनिवार्य हिस्सा थी जो एक आधिपत्य संघर्ष हेजेमनिक स्ट्रगल छेड़ने पर आधारित थी। इस संघर्ष का आधार जन आंदोलन था और अहिंसा ने लोगों को व्यापक संभव सीमा तक संगठित करना संभव बनाया। हिंसा शायद आंदोलन को सीमित कर देती। और आंदोलन के वर्गीय चरित्र के बारे में उनके बाद के विचार क्या थे? अब वो राष्ट्रीय आंदोलन को एक सर्ववर्गीय आंदोलन, ऑल क्लास मूवमेंट के रूप में देखते थे। ये एक ऐसा मंच था जिसने किसी भी वर्ग को अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए स्थान और अवसर प्रदान किया। कांग्रेस को अब वो केवल एक पार्टी नहीं, बल्कि एक आंदोलन, मूवमेंट मानते थे, जिसमें विभिन्न वर्ग और विचारधाराएं शामिल थीं, हालांकि नेतृत्व की अपनी सीमाएं थीं। तो बिपिन चंद्र ने मार्क्सवादी विश्लेषण को काफी लचीला और सूक्ष्म बनाया। अब सुमित सरकार की बात करते हैं। उनका दृष्टिकोण दत्त देसाई से कैसे अलग था? सुमित सरकार ने भी दत्त देसाई दृष्टिकोण की आलोचना की। अपनी किताब द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल 1903 to 1908 जो 1973 में आई, उसमें उन्होंने दत्त देसाई के विश्लेषण को मार्क्सवादी वर्ग दृष्टिकोण का सरलीकृत संस्करण, सिंपलिस्टिक वर्जन ऑफ द मार्क्सियन क्लास अप्रोच कहा। उन्होंने किस बात की खास तौर पर आलोचना की? उन्होंने इस तर्क की आलोचना की कि नरमपंथी चरण पर बड़े पूंजी वर्ग का और गरमपंथी चरण पर शहरी निम्न पूंजी वर्ग का प्रभुत्व था। सरकार का तर्क था कि नरमपंथी और गरमपंथी के बीच एक स्पष्ट वर्ग अंतर स्थापित करना बहुत मुश्किल होगा और नेतृत्व स्तर पर तो ये स्पष्ट रूप से अस्तित्वहीन था। तो ये सीधा आर्थिक प्रेरणा वाला तर्क उन्हें ठीक नहीं लगा? हाँ, उन्होंने कहा कि ये संस्करण राजनीतिक कार्रवाई और आदर्शों के लिए बहुत प्रत्यक्ष या कच्चे आर्थिक प्रेरणा मानने की कमी, defect of assuming too direct or crude and economic motivation for political action and ideals से ग्रस्त है। मतलब नेता सिर्फ अपने वर्ग के आर्थिक हितों से ही प्रेरित नहीं होते। तो फिर उन्होंने नेतृत्व को कैसे समझा? उन्होंने ट्रॉट्स्की और ग्रैम्शी के विचारों का इस्तेमाल किया। हाँ, उन्होंने लियोन ट्रॉट्स्की की प्रतिस्थापनवाद की अवधारणा का उपयोग किया। इसका मतलब है कि बुद्धिजीवी अक्सर उन सामाजिक शक्तियों के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में काम करते हैं जो अभी निष्क्रिय हैं और जिनके साथ उनका कोई सीधा जैविक संबंध नहीं होता। और ग्राम्शी के पारंपरिक और जैविक बुद्धिजीवी? हाँ, ग्राम्शी ने दो तरह के बुद्धिजीवियों की बात की थी।
जैविक बुद्धिजीवी वो होते हैं जो उत्पादन प्रक्रिया से सीधे जुड़े होते हैं और जिनका उन लोगों से सीधा संबंध होता है, जैसे फैक्ट्री मालिक या ट्रेड यूनियन नेता। पारंपरिक बुद्धिजीवी सीधे तौर पर उत्पादन या लोगों से जुड़े नहीं होते, जैसे पुजारी, वकील, शिक्षक, लेकिन वो वैचारिक रूप से किसी वर्ग की जिम्मेदारी उठाकर उसके नेता बन जाते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन के नेता कौन थे सरकार के अनुसार? सरकार का मानना था कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के नेता, जो ज्यादातर पारंपरिक विद्वान, ट्रेडिशनल लर्न्ड कास्ट से आए थे और व्यापार उद्योग से सीधे नहीं जुड़े थे। ग्रामशी के अर्थों में पारंपरिक बुद्धिजीवी ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स थे। वो जैविक बुद्धिजीवी नहीं थे। इस मायने में उनका विश्लेषण बिपिन चंद्र के करीब आता है, जहां विचारधारा की भूमिका पर जोर है। लेकिन क्या सरकार मानते थे कि इन नेताओं ने पूंजीपति वर्ग के हितों को आगे बढ़ाया? हाँ, उनका मानना था कि भले ही ये नेता सीधे पूंजीपति वर्ग से जुड़े नहीं थे, उन्होंने वस्तुनिष्ठ रूप से, ऑब्जेक्टिवली, हमारे देश के स्वतंत्र पूंजीवादी विकास का मार्ग प्रशस्त करने, पेव द वे फॉर द इंडिपेंडेंट कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री में भूमिका निभाई। अच्छा, और बाद के आंदोलनों के बारे में, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या तब पूंजीपति वर्ग की भूमिका बदली? हाँ, सरकार ने अपने बाद के लेख जैसे द लॉजिक ऑफ गांधीयन नेशनलिज्म 1985 में तर्क दिया कि स्वदेशी आंदोलन के समय जो पूंजीपति वर्ग के पक्ष में वस्तुनिष्ठ स्थिति, ऑब्जेक्टिव स्टांस थी, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन तक आते आते पूंजीपतियों द्वारा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, डायरेक्ट इंटरवेंशन बाय द बुर्जुआजी, और व्यक्तिपरक स्थिति, सब्जेक्टिव पोजीशन में बदल गई। मतलब पूंजीपति वर्ग अब ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा रहा था। हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल सामाजिक ताकतों और गांधी-इरविन समझौते, गांधी-इरविन पैक्ट तक की घटनाओं का अध्ययन करके सरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि विशिष्ट पूंजीपति समूहों की भूमिका काफी बढ़ गई थी, जिन्होंने सविनय अवज्ञा की शुरुआती ताकत में भारी योगदान दिया और अंततः इसे बंद करवाने में भी मदद की। लेकिन क्या वो गांधी जी को सिर्फ पूंजीपतियों का एजेंट मानते थे? नहीं, सरकार ने स्पष्ट किया कि गांधी किसी भी सरल या यांत्रिक अर्थ में केवल पूंजीपति उपकरण नहीं थे, नो मेयर बोर्जवा टूल इन एनी सिंपलिस्टिक और मैकेनिकल सेंस, और उन्हें पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली, अ पपेट, शायद ही माना जा सकता है। तो फिर रिश्ता क्या था? सरकार का मानना था कि गांधीवादी नेतृत्व का विशिष्ट बिंदुओं पर भारतीय व्यापारिक हितों के साथ उद्देश्यों का एक निश्चित संयोग था, और साथ ही पूंजीपति हितों के साथ व्यक्तिपरक दृष्टिकोणों और अवरोधों का कभी-कभी महत्वपूर्ण संयोग भी था। मतलब गांधी जी के अपने विचार और सीमाएं कभी-कभी पूंजीपति हितों के अनुकूल पड़ जाती थीं। तो कुल मिलाकर मार्क्सवादी दृष्टिकोण की मूल बात क्या है? समग्र रूप से देखें तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण राजनीति और विचारधारा को वर्ग के नजरिए, क्लास अप्रोच से देखता है। मूल स्थिति यही है कि राष्ट्रवादी नेतृत्व और राष्ट्रवादी विचारधारा ने, चाहे वस्तुनिष्ठ रूप से ऑब्जेक्टिवली या व्यक्तिपरक रूप से सब्जेक्टिवली या दोनों तरह से, भारतीय पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व किया, और वो चाहते थे कि भारत स्वतंत्र पूंजीवादी विकास, इंडिपेंडेंट कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट के मार्ग पर चले। हालांकि जैसा हमने देखा, इस सामान्य फ्रेमवर्क के भीतर भी अलग-अलग व्याख्याएं और बहसें मौजूद हैं, रॉय, दत्त, देसाई से लेकर चंद्र और सरकार तक। ये बहुत ही विस्तृत और सूक्ष्म विश्लेषण है मार्क्सवादी दृष्टिकोणों का। अब हम आते हैं इस यूनिट के सारांश पे। सेक्शन 3.5 समरी, सारांश। हाँ, तो संक्षेप में हमने 3 मुख्य दृष्टिकोण देखे। पहला, कॉलोनियलिस्ट व्यू, उपनिवेशवादी दृष्टिकोण, जिसने भारत के एक राष्ट्र होने की संभावना को ही नकार दिया और राष्ट्रवादी आंदोलन को कुछ स्वार्थी पढ़े लिखे लोगों का हंगामा माना। बिल्कुल। दूसरा, नेशनलिस्ट व्यू, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, जिसने औपनिवेशिक विचारों का खंडन किया, तर्क दिया कि भारत में राष्ट्र बनने की क्षमता हमेशा से थी या फिर वो अंग्रेजी राज के दौरान साझा अनुभवों से बन रहा था, नेशन इन द मेकिंग। कुछ ने प्राचीन सांस्कृतिक एकता पर बहुत जोर दिया, एंशिएंट नेशन, और आंदोलन को सभी वर्गों का आदर्शवादी नेताओं द्वारा संचालित बताया। सही। और तीसरा, मार्क्सिस्ट व्यू, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, जिसने दोनों की आलोचना की, अपना विश्लेषण आर्थिक कारकों और वर्गों की भूमिका पर आधारित किया। माना कि आंदोलन भारतीय लोगों और साम्राज्यवाद के बीच के अंतर्विरोध की अभिव्यक्ति था, लेकिन इसका नेतृत्व या तो सीधे पूंजीपति वर्ग के हाथ में था या ये अप्रत्यक्ष रूप से पूंजीवादी विकास की दिशा में ही काम कर रहा था। भले ही इसमें विभिन्न वर्ग शामिल थे
और इस दृष्टिकोण के भीतर भी समय के साथ काफी विकास और बहस हुई है। एकदम सटीक सारांश। ये 3 मुख्य वैचारिक फ्रेमवर्क हैं जिनसे भारतीय राष्ट्रवाद को समझने की कोशिश की गई है। यूनिट के अंत में सेक्शन 3.6 में कुछ एक्सरसाइजेस भी दिए गए हैं। हाँ, उसमें कुछ सवाल है जो श्रोताओं को इन दृष्टिकोणों पर और गहराई से सोचने में मदद कर सकते हैं। जैसे कि औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी विचारों के बीच मुख्य अंतर क्या है, मार्क्सवादी इतिहास लेखन के मूल बिंदु क्या हैं, और बिपिन चंद्रा और सुमित सरकार के विचार आरपी दत्त और AR देसाई से कैसे भिन्न हैं। इन सवालों पर विचार करना, शायद लिखकर अभ्यास करना, यूपीएससी मेंस के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। ये आपकी समझ को कंसोलिडेटेड करेगा। बिल्कुल। तो चलिए आज की चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। पहली बात, भारतीय राष्ट्रवाद को देखने का कोई एक मोनोलिथिक तरीका नहीं है। कॉलोनियलिस्ट, नेशनलिस्ट और मार्क्सिस्ट दृष्टिकोण प्रमुख हैं और हर एक के अपने तर्क, अपनी मान्यताएं और अपनी सीमाएं हैं। दूसरी बात, कॉलोनियलिस्ट इतिहासकारों ने भारत की एकता को नकारा, उसे हमेशा से विभाजित माना और राष्ट्रवादी आंदोलन को कम करके आंका, उसे कुछ इलीट वर्गों तक सीमित बताया। उनके लेखन का उद्देश्य अक्सर औपनिवेशिक शासन को सही ठहराना था। तीसरी बात, नेशनलिस्ट इतिहासकारों ने इसके जवाब में भारत की एकता पर जोर दिया, चाहे वो प्राचीन सांस्कृतिक एकता हो या आधुनिक समय में बन रही एकता, नेशन इन द मेकिंग। उन्होंने आंदोलन को समावेशी, सभी वर्गों का और आदर्शवादी नेताओं द्वारा प्रेरित बताया, हालांकि इसमें भी आंतरिक विविधताएं थीं। चौथी बात, मार्क्सिस्ट इतिहासकारों ने वर्ग विश्लेषण, क्लास एनालिसिस और आर्थिक कारकों, इकोनॉमिक फैक्टर्स पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने आंदोलन को मूलतः पूंजीपति वर्ग, बुर्जुआजी के नेतृत्व या हितों से जोड़ा। हालांकि इस व्याख्या में भी M.N. रॉय, R.P. दत्त, A.R. देसाई से लेकर बिपिन चंद्र और सुमित सरकार तक महत्वपूर्ण विकास और मतभेद दिखते हैं। और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इन विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आपको किसी भी विषय का आलोचनात्मक विश्लेषण, क्रिटिकल एनालिसिस करने और मेंस परीक्षा में बहुआयामी, संतुलित उत्तर लिखने में सक्षम बनाता है। सिर्फ एक नजरिए से देखना काफी नहीं है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। इतिहास की इन व्याख्याओं, औपनिवेशिक, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी से परे आज के समकालीन भारत में राष्ट्र और राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? क्या इतिहास की समझ हमें वर्तमान की जटिलताओं को समझने में मदद करती है या कभी-कभी हमें सीमित भी कर देती है? ये एक बहुत प्रासंगिक सवाल है। इतिहास हमें दिशा दिखाता है, लेकिन हमें वर्तमान को अपनी आंखों से देखना और समझना होता है, इन दृष्टिकोणों की रोशनी में, लेकिन उनसे बंधे बिना। इस पर जरूर सोचिएगा। ये ज्ञान, ये समझ सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने देश के अतीत, वर्तमान और भविष्य को गहराई से समझने के लिए है। ये आपको एक ज्यादा जागरूक और सूचित नागरिक यानी इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनने में मदद करता है। बिल्कुल। ये विषय जटिल है, इसलिए अगर जरूरत महसूस हो तो इस चर्चा को दोबारा सुनने से आपकी समझ और पक्की होगी। और याद रखिए, ये विश्लेषण आपको मेंस परीक्षा में अच्छे अंक लाने में तो मदद करेगा ही, साथ ही आपको भारत का विचार, आइडिया ऑफ इंडिया पर एक परिपक्व और संतुलित दृष्टिकोण विकसित करने में भी सक्षम करेगा। हमारी शुभकामनाएं सभी एस्पिरेंट्स के साथ हैं। अगर आपको MHI 109 के यूनिट 3 पर यह विस्तृत चर्चा पसंद आई तो कृपया हमारे YouTube चैनल सुन लो UPSC को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स में अपने विचार और सवाल जरूर बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सुपर थैंक्स का उपयोग करके हमारे काम का समर्थन भी कर सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान भी हमें इस चैनल को लंबे समय तक चलाने और ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट पहुंचाने में मदद करता है। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में। धन्यवाद।